जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बक्सर का युद्ध। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे इलाहाबाद की संधि। बेटा मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद ठीक अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि हुई जिसको हम भारतीय इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में हुई। किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच हुई। उस मुगल बादशाह का नाम आपको पता है, शाह आलम द्वितीय। कब हुई? 1765 ईस्वी में हुई। और जो दोनों पक्ष थे अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय को इनकी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। अब इलाहाबाद की संधि की कुछ शर्तें हैं वो आप लोग समझेंगे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। इस प्रकार वो इन प्रांतों में भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। इस संधि के बाद अंग्रेजों को ये लाभ हुआ कि वो कहां मैं भी आप लोगों को बता रहा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व वसूल करने लगे। राजस्व का मतलब होता है कर, टैक्स। अब बेटा आपको जरा इस पॉइंट पे नजर डालनी है कि कोई आप किसी के एक एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूं, आप किसी शहर में रहते हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, वहां घर नहीं है तो आप क्या करेंगे? किराए पे मकान लेंगे, कमरा लेंगे। ठीक, अब आप वहां रहेंगे और जितने समय रहते हैं उतने समय का आपको खर्च, जो आपका इसका किराए का, कमरे का किराया है या घर का किराया है, वो आपको देना होगा। किसको देना होगा? मालिक को, जो उस घर का मालिक होगा। तो ये पॉइंट भी यही कह रहा है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। अप्रत्यक्ष रूप में आप देखें तो अब कब? इस संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद ये तीन राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा किसके अधिकार में आ गए? कंपनी के अधिकार में आ गए। क्यों? राजस्व कौन वसूल करेगी? कंपनी वसूल करेगी। और राजस्व या कर या टैक्स वो वसूल करता है जो उसका मालिक होता है। तो इसका मतलब यहाँ इनका आधिपत्य स्थापित हो गया। ये एक शर्त थी। अब दूसरी शर्त आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक एक वर्ष में इतनी पेंशन देने स्वीकार कर लिया। एक और शर्त, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दी। ठीक, क्योंकि इस युद्ध में जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, वो भी भाग ले रहा था तो उसकी भी पराजय हुई थी। तो इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र किसको मिल गए? मुगल बादशाह को मिल गए। आगे अगले अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया और बाकी का जो भाग था वो सुजाउद्दौला को दे दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में भी दिए। ठीक, युद्ध हार जाने के रूप में भी 50 लाख रुपए, क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को नवाब के द्वारा दिए गए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में
बंगाल का नवाब और क्लाइव के पारस्परिक सहयोग करना सुनिश्चित किया गया। यदि कंपनी पर मराठे आक्रमण करते हैं तो मराठों के प्रतिशोध के लिए नवाब और कंपनी मिलकर क्या करेगी, युद्ध लड़ेगी। ये भी एक शर्त इस संधि के आधार पर रखी गई। इसी प्रकार मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने लगे और उसके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन बैक हो गई और बंगाल में मीर जाफर फिर से नवाब बनाया गया और उसके बाद उसका पुत्र नाम मात्र का नवाब और उसकी पेंशन भी बांध दी गई। तो बेटा इस प्रकार प्लासी की संधि, जो आपकी इलाहाबाद की जो संधि है उसकी शर्तें मैंने आपको बताई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व वसूल करने लगे। एक और बताई थी इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। एक और शब्द, नवाब ने 50 लाख रुपए कंपनी को युद्ध क्षति के रूप में दी। एक और इसकी शर्त ये थी, इलाहाबाद एवं कड़ा के क्षेत्र को छोड़कर अवध का अन्य भाग सुजाऊ दौरा को दे दिया गया। ठीक, और इसके साथ एक और शर्त ये थी, यदि कोई बाहरी आक्रमण होता है तो अवध का नवाब और अंग्रेज एक साथ मिलकर क्या करेंगे, उस आक्रमण का सामना करेंगे। आगे, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, भारत की कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी, वो बेटा आप लोग समझेंगे। चुंगी कर में छूट तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो गया। अब उन्हें फायदा ये मिला कि चुंगी कर से उन्हें कोई टैक्स नहीं देना था, उनको छूट मिल चुकी थी। अब वो बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई कर दिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, जिससे उनका सामान अन्य देशों या अन्य कंपनियों की तुलना में सस्ता हो गया था। तो वो आसानी से बहुत बड़े क्षेत्र में क्या कर सकते थे, उसको बेच सकते थे। आगे, व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूत आदि करना शुरू कर दिया। यानी वो अनेकों प्रकार से क्या करते थे, भारतीय और बाहरी व्यापारी कंपनियों को वहां से क्या कर देते थे, हटा देते थे। बंदरगाहों के पास किलाबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान को प्रशासन चलाने और अपने साथ लाए हुए सोना चांदी से भारतीय सिक्के ढलवाने की अनुमति क्षेत्रीय शासन से प्राप्त करना, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बदले क्षेत्रीय राजा को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना था। ठीक, इसके बाद ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारत के राजाओं के साथ अनेकों हथकंडों का इस्तेमाल करती थी। ठीक, नए नए हथकंडे क्या करती थी, वो अंग्रेजी कंपनी भारतीय राजाओं के साथ करती थी। अब उस हथकंडों में क्या, या वो कौन सी चालों पर चलती थी,
वो आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे